हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैलेंट एकेडमी। आज का हमारा न्यू टॉपिक है टाइप्स ऑफ बोन फ्रैक्चर्स। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। फ्रैक्चर इज़ द सिंपल कंपाउंड इज़ द सिंपल कंपाउंड ओपन ब्रेकिंग ऑफ बोन। कब ओपन होता है? जब बोन टूट जाती है ड्यू टू फ्रैक्चर की वजह से। फ्रैक्चर एनी इंजरी, ठीक है, यहाँ तीन बार दे दिया है। अच्छा जी, तो यहाँ एनी इंजरी यानी कि जब किसी भी बोन के अंदर जो है इंजरी हो जाती है या एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है तो हमारी बोन क्या होती है? ब्रेक हो जाती है। अब उस ब्रेक होने की वजह से क्या चीज़ ओपन होती है? फ्रैक्चर। ये क्या होता है? एक सिंपल कंपाउंड होता है। द टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर की जो है वो टाइप्स होती हैं आर सिंपल फ्रैक्चर, कंपाउंड फ्रैक्चर एंड कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर। ठीक है जी, 3 टाइप्स हैं: सिंपल फ्रैक्चर, कंपाउंड फ्रैक्चर एंड कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर। अ सिंपल फ्रैक्चर, अब सिंपल फ्रैक्चर की बात करें, इज़ ऑल्सो कॉल्ड द क्लोज्ड फ्रैक्चर। अब सिंपल फ्रैक्चर को क्या कहते हैं? क्लोज्ड फ्रैक्चर। इसको याद रखिएगा। सिंपल फ्रैक्चर का नेक्स्ट नेम या सेकंड नेम क्या है? तो वो हमारे पास है क्लोज्ड फ्रैक्चर, इन विच बोन इज क्रैक्ड बट डज नॉट ब्रेक। ठीक है जी, तो बोन के अंदर क्या होता है? हल्की सी क्रैक हो जाती है। जैसे कि ये हमारे पास बोन, ये देखिए, अब इसके अंदर ज़रा सा क्रैक आ जाए, क्या आ जाए? ज़रा सा क्रैक आ जाए। मैं ब्रेकिंग की बात नहीं कर रही, तो वो हमारे पास क्या होता है? क्लोज्ड फ्रैक्चर। ये सिंपल फ्रैक्चर जिसके अंदर बोन सिर्फ और सिर्फ क्रैक्ड होती है। क्या होती है? क्रैक्ड होती है, बट डज नॉट ब्रेक। ये एमसीक्यूज आ सकता है कि ऐसा कौन सा फ्रैक्चर है जिसके अंदर सिर्फ बोन जो है वो फ्रैक्चर होती है लेकिन सिर्फ क्रैक होता है। क्या होता है? सिर्फ क्रैक होता है, बोन जो है वो ब्रेक नहीं होती। तो वो हमारे पास कौन सा होता है? सिंपल या क्लोज्ड फ्रैक्चर। एंड नॉट एक्सपोज्ड, और एक्सपोज नहीं होती। ठीक है। अ कंपाउंड फ्रैक्चर इज कैरेक्टराइज्ड बाय द कंप्लीट ब्रेकिंग of bone and the piece of bone is visibly peering outside the skin। अब जो हमारे पास कंपाउंड फ्रैक्चर होता है इसके अंदर क्या होता है? कंप्लीट ब्रेकिंग। ठीक है, एमसीक्यू आ सकता है कि कंप्लीट ब्रेकिंग किस फ्रैक्चर में होता है? तो वो होता है कंपाउंड फ्रैक्चर। तो कंप्लीट ब्रेकिंग ऑफ बोन हो जाती है, और पीस जो होते हैं, बोन्स के जो पीस होते हैं, टुकड़े जो होते हैं, वो क्या होते हैं? हमें दिख रहे होते हैं बिखरे हुए, आउटसाइड द स्किन के बाहर दिख रहे होते हैं। ठीक है जी, तो फर्स्ट में क्या था? सिर्फ क्रैक था। सेकंड के अंदर जो है वो बोन ब्रेक हो रही थी और उसके पीसेस जो है वो विजिबली पीसरिंग हो रहे थे आउटसाइड द स्किन। वो था हमारे पास कंपाउंड फ्रैक्चर। चलिए जी आगे चलते हैं। व्हेन द फ्रैक्चर डैमेजेस द सराउंडिंग स्ट्रक्चर, जब फ्रैक्चर जो है वो सराउंडिंग के स्ट्रक्चर को भी डैमेज कर दे, इंक्लूडिंग द ऑर्गन्स, वेन्स, आर्टरीज एंड नर्व्स, इज कॉल्ड कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर। ठीक है जी, अगर स्ट्रक्चर को जो है वो नुकसान हो, यानी कि जैसे कि अगर फ्रैक्चर हो गया, बोन भी ब्रेक हो गई, बोन ब्रेक हुई है सिर्फ, तो वो हमारे पास हो गया कंपाउंड फ्रैक्चर। अब उस बोन के अराउंड जो है, मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में बताया है कि क्या होते हैं? मसल्स होते हैं, उनमें वेन्स होती हैं, आर्टरीज वगैरह होती हैं। तो अगर उन स्ट्रक्चर को जो है वो नुकसान हुआ इस फ्रैक्चर से, ठीक है जी, अगर फ्रैक्चर हुआ बोन में और इन स्ट्रक्चर को जो है वो नुकसान हुआ, इसमें कोई जो है वो डैमेज हो गया एरिया, जैसे कि ऑर्गन्स होते हैं, ऑर्गन्स में कोई प्रॉब्लम हो गई है, वेन्स में, आर्टरीज में, नर्व्स में, तो अगर इन चीज़ों में हुआ नुकसान, ये डैमेजेस इनमें हुए, इन स्ट्रक्चर्स के अंदर हुए, तो वो हमारे पास होता है कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर। ठीक है जी। तो एक दफ़ा रिवीजन कर लेते हैं कि एक होता है सिंपल फ्रैक्चर, एक कंपाउंड फ्रैक्चर, एक थर्ड वन इज़ कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर। सिंपल फ्रैक्चर के अंदर जो है उसको हम कहते हैं क्लोज्ड फ्रैक्चर, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्रैक आता है बोन के अंदर। ठीक है, लेकिन जो कंपाउंड फ्रैक्चर होता है उसके अंदर क्या होता है? हमारे पास कंप्लीट ब्रेकिंग ऑफ बोन हो जाती है, पीस जो होते हैं बोन के वो विजिबल पीस रिंग आउटसाइड द स्किन होते हैं। लेकिन कॉम्प्लिकेटेड के अंदर बोन भी ब्रेक होती है, देन उसके अलावा इंटरनल ऑर्गन्स जो होते हैं, ऑर्गन्स को कोई नुकसान हो, वेन्स को, आर्टरीज को, नर्व्स को, इसके अंदर डैमेजेस हो गए इन स्ट्रक्चर्स के अंदर, तो वो वाला जो फ्रैक्चर होगा वो कहलाएगा कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर।
आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। फ्रैक्चर इज़ अकम्पेन्ड बाय इंटेंस पेन। फ्रैक्चर में क्या होता है, इंटेंस पेन होता है एट द प्लेस ऑफ इनिशियल इंजरी। ठीक है, वहाँ इंजरी के जो है वो प्लेस पर, वहाँ पर जो है उस जगह पर बहुत पेन होता है। कौन सा, इंटेंस पेन होता है। टेंडरनेस एट द साइड। ठीक है जी, तो इस टेंडरनेस का मतलब क्या है कि नरमी एट द साइड, वहाँ पर क्या होती है, नरमी। अब देखिए फ्रैक्चर जो है वो बोन्स के अंदर होता है और बोन्स जो है एक टफेस्ट और हार्डेस्ट स्ट्रक्चर है। तो टेंडरनेस हो जाएगी अगर फ्रैक्चर हो गया, पेन होगा, टेंडरनेस, सॉफ्टनेस हो जाएगी, नरमी आ जाएगी उसके अंदर। अ सेंसेशन ऑफ ग्रेटिंग और ग्राइंडिंग विद मूवमेंट, और सेंसेशन भी होगी कि ग्राइंड हो रहा है कुछ, जैसे कि बोन जैसे फ्रैक्चर हुई हुई है ना, तो आपको फील होगा ग्राइंडिंग, ग्रेटिंग विद मूवमेंट, जैसे आप मूवमेंट करेंगे। और इनएबिलिटी टू यूज़ द लिम्ब, और इनएबिलिटी हो जाएगी यानी कि आप ठीक तरीके से चल नहीं पाएंगे, अपने लिम्स के साथ जो है वो एबल नहीं रहेगी उसको इस्तेमाल करने में। जैसे कि अगर हम अपनी लिम्स को किस लिए इस्तेमाल करते हैं, फोर लिम्स की बात करें तो आप कोई काम वगैरह करने के लिए, हाइंड लिम्ब की बात करें तो हम उसको मूवमेंट के अंदर हेल्प करती है वो हाइंड लिम्ब। तो अगर हाइंड लिम्ब में होगा तो आप इनेबल हो जाएंगे उसके यूज़ से, यानी कि आप मूवमेंट भी नहीं कर पाएंगे। और अगर आप मूवमेंट करेंगे तो आपको सेंसेशन फील होगी ग्राइंडिंग की, ग्रेटिंग की, टेंडरनेस होगी, नरम हो जाएंगे आपके फ्रैक्चर, और जो है वो इंटेंस पेन होगा। बॉडी पार्ट्स सपोर्टेड बाय द बोन्स। ठीक है, और जो बॉडी पार्ट्स होते हैं वो सपोर्टेड होते हैं बोन्स हैं। आगे है फिजिकल साइंस इंक्लूडिंग डिफॉर्मिटी ऑफ द पार्ट। डिफॉर्मिटी हो जाएगा फिजिकली, आपको ये फील होगा, मतलब दिखेगा फिजिकली, मतलब आपको सामने से ये दिखेगा। साइन क्या होंगे, उसके अंदर आएगा डिफॉर्मिटी हो जाएगी, पार्ट की डिफॉर्म हो जाएगी। ठीक है, और स्वेलिंग हो जाएगी इन द रीजन ऑफ द फ्रैक्चर। स्वेलिंग यानी कि सूजन आ जाएगी उस पर, फ्रैक्चर पर। और डिसकलरेशन ऑफ द ओवरलाइंग स्किन। डिसकलरेशन मीन्स कलर जो है वो उसका उड़ जाएगा, यानी चेंज हो जाएगा, डिसकलर हो जाएगी, कोई कलर नहीं रहेगा उस स्किन पर, ओवरलाइंग। ठीक है, एंड एबनॉर्मल मोबिलिटी ऑफ द बोन, और बोन की जो है वो एबनॉर्मली मोबिलिटी होगी, यानी कि ठीक तरीके से वो मोबिलिटी नहीं होगी जिस तरीके से वो पहले होती थी। जाहिर सी बात है फ्रैक्चर होगा तो अब वो ठीक तरीके से जो है वो मोबिलिटी नहीं कर पाएगा। द रिपेयर प्रोसेस ऑफ सिंपल फ्रैक्चर। अब सिंपल फ्रैक्चर में सिर्फ क्रैक था, अब उसकी रिपेयर की जो है वो किस तरीके से वो रिपेयर होगा। जाहिर सी बात है अब हुआ है, उसको क्रैक हुआ है तो उसकी रिपेयरिंग करना लाजमी है। तो उस रिपेयरिंग को करने के लिए जो है वो द फ्रैक्चर और ब्रोकन बोन अंडर रिपेयर थ्रू 4 स्टेज। कितने स्टेजेस हैं, 4 स्टेजेस है। अब सिंपल फ्रैक्चर का नेक्स्ट नेम क्या था, या सेकंड नेम क्या था, क्लोज्ड फ्रैक्चर। अब उसको ठीक करने के 4 स्टेजेस हैं। सबसे पहले आता है हीमाटोमा स्टेज। कौन सा आता है, हीमाटोमा। हीमाटोमा स्टेज के अंदर क्या है, व्हेन फ्रैक्चर अकर्स द ब्लड वेसल विद इन द बोन। अब जो फ्रैक्चर है वो कहाँ हुआ है, ब्लड वेसल विद इन द बोन। अब बोन के अंदर, मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि बोन के अंदर क्या होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं। अब अगर फ्रैक्चर कहाँ पर हुआ है, उन ब्लड वेसल्स के अंदर हुआ है, बोन्स के अंदर जो मौजूद है, एंड इट्स सराउंडिंग पेरीओस्टियम ब्रेक, और उसकी जो पेरीओस्टियम मीन्स क्या था, उसकी जो आउटर लेयर थी वो अगर ब्रेक हो गई। सिर्फ आउटर लेयर की बात करें पेरीओस्टियम, इनर की तो दूसरी थी, लेकिन जो आउटर की बात कर रहे हैं उसमें था पेरीओस्टियम। इनर की जो थी वो एंडोस्टियम था, लेकिन यहाँ पर है पेरीओस्टियम की बात करें तो पेरीओस्टियम यानी आउटर लेयर जो है वो क्या हो गई, ब्रेक हो गई है। ब्लड स्कैप्स यानी ब्लड निकल रहा है वहाँ से, एंड मैसिवली अक्यूमुलेट्स इनटू दी सराउंडिंग विच फॉर्म अ क्लॉट। अब जैसे कि हमारा अगर कोई इंजरी वगैरह हो जाती है तो हमारा ब्लड यानी कि मुसलसल जो है वो फ्लो करता जाए, यानी कि बाहर जो है वो बहता जा रहा है, निकलता जा रहा है खून, लेकिन क्या होता है हमारे ब्लड के साथ वो क्लॉट कर जाता है, यानी कि वो जमना शुरू कर जाता है। वो क्यों होता है, वो क्लॉटिंग फैक्टर की वजह से होता है। लेकिन जिनके साथ ये अबनॉर्मली होती है, जिसको कहते हैं हीमोफीलिया, तो वो स्पेशल पेशेंट्स होते हैं, वो अलग होते हैं, उसकी मैं बात नहीं कर रही। नॉर्मल पीपल्स होते हैं उनके साथ किस तरह होता है कि जैसे ही खून निकलता है तो वो फ़ौरन जमना शुरू कर जाता है। वो किसकी वजह से होता है, क्लॉटिंग फैक्टर की वजह से होता है। तो अब यही कह रहे हैं कि जैसे ही ब्लड स्कैप करेगा तो वहाँ पर जो है वो क्लॉट करना शुरू कर देंगे और क्लॉट बना लेंगे, जिसको हम कहते हैं हीमाटोमा। अब जो ब्लड निकल रहा है इंजरी के दौरान,
अब उस ब्लड को जैसे ही वो रुकेगा तो क्लॉटिंग फैक्टर आएंगे, जाहिर सी बात है जब क्लॉटिंग फैक्टर आएंगे तो वो जमना शुरू कर देगा। जैसे ही वो जमेगा उस स्टेज को या उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, हीमाटोमा। हीमाटोमा क्या कहते हैं, हीमाटोमा। ये वो स्टेज है जिसके अंदर जो ब्लड है वो निकल रहा था, लेकिन वो जैसे ही क्लॉट कर जाता है, जैसे ही मैं क्या कह रही हूँ, जैसे ही क्लॉट कर जाता है, जमना शुरू कर जाता है और अक्यूमुलेट हो जाता है सराउंडिंग के अंदर, उसको हम कहते हैं हीमाटोमा। ठीक है जी, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया व्हाट इज हीमाटोमा। चलिए आगे चलते हैं। द इम्यून सिस्टम एक्टिवेट्स, इम्यून सिस्टम क्या हो जाता है, एक्टिवेट्स हो जाता है एंड इंड्यूसेस स्वैलिंग। और क्या होती है, स्वैलिंग क्या करवाता है, स्वैलिंग करवाता है, यानी उसको सूजन आती है एट द साइट ऑफ द इंजरी, इंजरी के साइट। रिसेप्टर्स डेवलप पेन सेंसेशन एंड ड्यू टू, ठीक है, ये तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि जैसे ही हीमाटोमा हो गया, क्लॉट हो गया ब्लड, वहाँ पर क्या होगा, इम्यून सिस्टम जो है एक्टिवेट हो जाएगा और वो स्वेलिंग करवाएगा जहाँ पर इंजरी हुई है, और रिसेप्टर जो है वो पेन सेंसेशन देंगे। अब ये सब क्यों कर रहे हैं, ताकि बॉडी को पता चले कि कहीं पर फ्रैक्चर हुआ है, अब उस फ्रैक्चर को जो है वो ठीक किया जा सके। ठीक है जी, आगे चलते हैं जी। तो नेक्स्ट हमारे पास है ड्यू टू सस्पेंडेड ब्लड सप्लाई। किसकी वजह से, ब्लड सप्लाई की वजह से, ज़्यादा जो है वो ब्लड सप्लाई की वजह से। तो किसकी वजह से होता है, जैसे ही ब्लड सप्लाई होगा, ब्लड बहेगा, तो उसके बाद जो है वो क्लॉटिंग फैक्टर एक्टिवेट होंगे और वो क्लॉट कर देंगे। उस स्टेज को हम कह रहे थे हीमाटोमा। इसके बाद इम्यून सिस्टम एक्टिवेट्स होता है, एक्टिवेट होने के बाद जो है वहाँ स्वेलिंग करवाता है, यानी कि स्वेलन कर देता है उस एरिए को। उसके बाद जो है पेन रिसेप्टर जो है वो सेंसेशन देते हैं पेन की। तो ये किसकी वजह से हो रहा है, क्या स्टिमुलस मिला उन्हें, क्या स्टिमुलस मिला, ब्लड सप्लाई की वजह से। ठीक है, द बोन सेल, जो बोन के सेल हैं, डेप्राइव्ड ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन की वजह से डेप्राइव्ड हो जाते हैं एंड बीइंग टू डाई, और मर जाते हैं। अब जाहिर सी बात है बोन जो है वो हमारे पास क्या होगी, ब्रेक हो जाएगी। ब्रेक होगी तो वहाँ की सारी सप्लाई जो है वो भी ब्रेक हो जाएगी, और जिसकी वजह से न्यूट्रिशन नहीं मिलेगी और बोन के सेल जो है वो उनको न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगी, तो वो क्या हो जाएंगे, डाई हो जाएंगे। ठीक है जी, द हीमाटोमा इंटरनली सील्ड दी फ्रैक्चर साइट। अब हीमाटोमा क्या करेगी, इंटरनली जो अंदर की साइड जो है वो सील्ड लगा देगी फ्रैक्चर की जगह पर, प्रिवेंटिंग फर्दर ब्लड लॉस। ठीक है, किससे बचाएगी, फर्दर ब्लड लॉस से, एंड प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क, और फ्रेमवर्क प्रोवाइड करेगी फॉर हीलिंग प्रोसेस। अब हीलिंग प्रोसेस के लिए आगे चलते हैं यहाँ पर फिब्रोकार्टिलेजिनस कैलस फॉर्मेशन। अब सबसे पहले यहाँ पर क्या चीज़ होती है, डायरेक्टली जो है वो फ़ौरन से जो है वो बोन फ्रैक्चर हुई हुई ठीक नहीं होती, सभी को पता है। स्लोली जो है वो होता है यहाँ पर कि स्टेजेस से गुजरना पड़ता है। ठीक है जी, तो यहाँ पर कैलस फॉर्मेशन है। सबसे पहले क्या है, कैलस फॉर्मेशन है, उसका हम क्या कहते हैं, फिब्रोकार्टिलेजस कैलस फॉर्मेशन। विद इन वीक्स, किसके अंदर, हफ्तों के अंदर, न्यू ब्लड वेसल्स एंड न्यूमरस ऑस्टियोब्लास्ट डेवलप फ्रॉम द पेरिओस्टियम एंड एंटर द हीमाटोमा। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि हफ्तों के अंदर जो है क्या होगा, कुछ हफ्तों के अंदर न्यू ब्लड वेसल्स बनेंगी, और ऑस्टियोब्लास्ट कहते हैं बिल्डिंग सेल्स। ठीक है, बोन बिल्डिंग सेल्स से वो डेवलप करेंगे पेरिओस्टियम लेयर को, यानी कि आउटर लेयर को, और एंटर हो जाएंगे, पहले आउटर करेंगे, देन उसके बाद इंटरनल साइड पर आएंगे जहाँ पर ब्लड क्लॉट हुआ था, किसकी वजह से, हीमाटोमा बना था वहाँ, तो उसके अंदर एंटर हो जाएंगे। ऑस्टियोब्लास्ट जो है ये क्यूकली डिवाइड्स हो जाएंगे, ऑस्टियोब्लास्ट क्यूकली डिवाइड करेंगे एंड गिव्स राइज टू द स्पंजी बोन। क्या दे देंगे, स्पंजी बोन दे देंगे इन द रीजन। ठीक है जी, क्या देंगे, स्पंजी रीजन दे देंगे। स्पंजी में हार्ड नहीं होगा, बोन्स तो हार्ड्स होती हैं, लेकिन ये हार्ड नहीं होगा, स्पंजी टाइप होगा। क्लोज टू द न्यू ब्लड वेसल्स, और क्या करेंगी, क्लोज कर देंगे न्यू ब्लड वेसल्स को, यानी कि पहले तो ब्रेक हो गया था तो वो ओपन थी ब्लड वेसल्स और न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रही थी, तो अब ये क्या करेंगी, स्पंजी बोन बन जाएगी, तो ये क्या करेगी, न्यू ब्लड वेसल्स की जो है वो क्लोज कर देंगे उनको। द नेक्स्ट फेज ऑफ हीलिंग। अब नेक्स्ट फेज किसका आएगा, हीलिंग का आएगा, जहाँ जो यहाँ पर इन्होंने ऊपर बात करी थी हीलिंग की, अब नेक्स्ट फेज जो है वो यहाँ पर है हीलिंग की।
बिगिंस बाय द फॉर्मेशन ऑफ न्यू टिश्यूज। ठीक है, ये कब होता है, नेक्स्ट स्टेज फेज जो है हीलिंग का, ये कब शुरू होता है, बाय द फॉर्मेशन ऑफ न्यू टिश्यूज नॉट दी सेल्स। ठीक है, याद रखिए जब न्यू टिश्यूज़ की फॉर्मेशन होती है तो हम क्या कहते हैं, हीलिंग का प्रोसेस होता है या हीलिंग प्रोसेस होता है, उसको हम कहते हैं कॉल्ड ग्रेनुलेशन टिश्यूज़। क्या कहते हैं हम इसको, ग्रेनुलेशन टिश्यूज़ कहते हैं। द नेक्स्ट फेज ऑफ हीलिंग बीइंग्स बाय द फॉर्मेशन ऑफ न्यू टिश्यूज़ तो कॉल्ड ग्रेनुलेशन टिश्यूज़। ठीक है जी, बात समझ आ गई कि नेक्स्ट स्टेज के अंदर हीलिंग होगी जिससे जो है फॉर्मेशन होगी न्यू टिश्यूज़ की। अब उन टिश्यूज़ को हम क्या कहते हैं, ग्रेनुलेशन टिश्यूज़। ठीक है, दीज टिश्यूज़ कंटेन न्यू ब्लड वेसल्स एंड अ कॉम्प्लेक्स ऑफ फिब्रोब्लास्ट। ठीक है, पहले तो उनके पास क्या चीज़ होगी, टिश्यूज़ होंगे, न्यू ब्लड वेसल्स के। न्यू टिश्यूज़ को हम क्या कहते हैं, ग्रेनुलेशन टिश्यूज़। ठीक है, वो किस फेज में हो रहा था, हीलिंग प्रोसेस के अंदर। एंड अ कॉम्प्लेक्स फिब्रोब्लास्ट, और क्या चीज़ होगी, कॉम्प्लेक्स फिब्रोब्लास्ट। यहाँ पर इनकी भी फॉर्मेशन हो जाएगी। वस्क्यूलर एंडोथीलियल सेल्स होंगे एंड मैक्रोफेजेस होंगे। ठीक है, विद इन द मैट्रिक्स ऑफ द कोलेजन एंड फिब्रिन। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है वो प्रिपेयर्ड हो जाएंगी, यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाएगी इन चीज़ों की। किन किन चीज़ों की, पहले तो है फिब्रोब्लास्ट की, फिर है वेस्क्यूलर एंडोथीलियल सेल्स की, देन इसके बाद मैक्रोफेजेस एंड विद इन द मैट्रिक्स ऑफ द कोलेजन के अंदर और एंड फिब्रिन के अंदर भी। अब ये जो है वो कोलेजन और फिब्रिन ये प्रोटीन्स हैं, और फिब्रोब्लास्ट यानी कि फाइबर्स बिल्डिंग सेल्स होंगे। वेस्क्यूलर एंडोथीलियल यानी कि जो इनर लेयर है, पेरियोस्टियम तो आउटर थी, जो एंडोथीलियल है उसकी जो है वो वेस्कुलराइजेशन के अंदर जो सेल्स होंगे वो भी फॉर्मेशन होंगे। और मैक्रोफेजेस यानी कि ये इम्यून सिस्टम के सेल्स होते हैं जो कि बड़े सेल्स जो हार्म होते हैं बॉडी के लिए उनको जो है वो ईट करते हैं। कहाँ पर बनेगी, मैट्रिक्स के अंदर फॉर्म होंगे। कहाँ पर होंगे, मैट्रिक्स के अंदर फॉर्मेशन हो जाएगी। किसकी, मैट्रिक्स के अंदर, एक तो कोलेजन के अंदर और एक फिब्रिन के अंदर जो कि एक प्रोटीन है। ऑल ऑफ देम आर एडेड, इन सबों को क्या करेंगे, एडेड कर देंगे। एडेड अप, ऑल ऑफ देम आर एडेड अप एंड डेवलप अ मैश वर्क। अब ये सारे मिक्स होकर एक मैश वर्क बनाएंगे जिसको हम कहते हैं फिब्रोकार्टिलेज कैलस। ठीक है, देखिए एक बात याद रखिए, जब भी बोन्स फ्रैक्चर होती है तो उसके अंदर सबसे पहले बनना होता है कैलक्स। ठीक, क्या बनना होता है, कैलस की फॉर्मेशन होती है। अब उस कैलस फॉर्मेशन को करने के लिए बहुत सारे स्टेजेस से गुजरना पड़ता है। पहले हमने क्या पढ़ा था, ब्लड लॉस हो रहा है, देन उसके बाद जो है वो ब्लड क्लॉट कर गया, हीमाटोमा कहा। अब उसके बाद इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हुआ। ठीक है, फिर उसके बाद जो है वो न्यू टिश्यूज़ की फॉर्मेशन हुई हीलिंग प्रोसेस के अंदर। देन इसके बाद जो है वो फिब्रोकार्टिलेजेस जो है कैलस की फॉर्मेशन हुई। किस तरह से, ये सारी जो चीज़ें हैं, फिब्रोब्लास्ट, वेस्क्यूलर एंडोथीलियल सेल्स, मैक्रोफेजेस, ये सारे जो है वो मैट्रिक्स के अंदर मौजूद होंगे, प्रोटीन के अंदर, कोलेजन और फाइबर की। ये सारे मिलकर एक मैशवर्क बनाएंगे जिसको हम कहते हैं फिब्रोकार्टिलेज कैलस। एट द एंड ऑफ द ब्रोकन बोन का द डेड सेल्स आर फैगोसाइटोज्ड बाय मैक्रोफेजेस। जो डेड सेल्स हैं अब उनको फैगोसाइटोज्ड किया जाएगा मैक्रोफेजेस के थ्रू। अब मैक्रोफेजेस क्या करते हैं, सेल ईटिंग का प्रोसेस होता है ये। इसके अंदर जो डेड सेल्स हमारे पास फॉर्म्ड होते हैं वो डेड सेल्स को खा जाते हैं। कौन, मैक्रोफेजेस, उसको ईटिंग कर लेते हैं डेड सेल्स। ठीक है, मैक्रोफेजेस को हम क्या कहते हैं, सेल ईटिंग सेल्स भी कहा जाता है, जो कि डेड सेल्स को ये खा जाते हैं, जो अनवांटेड सेल्स होते हैं उनको ईट कर लेते हैं। द ऑस्टियोब्लास्ट डेवलप्स दी स्पंजी बोन। अब ऑस्टियोब्लास्ट जो है ये क्या बनाएगा, स्पंजी बोन बना ली थी। और फिब्रोब्लास्ट प्रोड्यूस कोलेजन फाइबर। अब फिब्रोब्लास्ट क्या थे, फाइबर बिल्डिंग कर रहे, फाइबर सेल्स बिल्डिंग कर रहे थे। उन सेल्स को वो क्या फॉर्म करेंगे, कोलेजन फाइबर्स को, टू रिफॉर्म दी फ्रैक्चर बोन को रिफॉर्म करने के लिए, दोबारा से फॉर्म करने के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास बोनी कैलस फॉर्मेशन स्टेज। बोनी कैलस फॉर्मेशन स्टेज के अंदर क्या है कि व्हेन द सॉफ्ट कैलस इज फॉर्म्ड, सॉफ्ट कैलस बन गया था। स्पंजी कैलस जिसको हम कह रहे थे, फिब्रोकार्टिलेजिनस कैलस फॉर्मेशन की वजह से जो है वो स्पंजी बोन फॉर्म हो गई थी। देन आगे है लेटर इट इज कैल्सीफाइड। अब उसको कैल्सीफाइड मतलब कैल्सीफिकेशन का एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर कैल्शियम की जो है वो डिपोजिशन होती है। अब कैल्सीफाइड एंड टर्न्ड इनटू दी हार्ड बोनी कैलस। अब ये हार्ड किसकी वजह से हुआ है, कैल्सीफिकेशन, क्या है, कैल्सीफाइड किया गया है उसको थ्रू कैल्शियम।
ठीक है जी। तो बोन के अंदर कैल्शियम, यू नो अबाउट दैट वेरी वेल। सो लेटर, अब यहाँ पर क्या कह रहा है, जैसे कि कैल्सीफाइड किया जाएगा, जैसे ही कैल्शियम उसके अंदर ऐड किया जाएगा तो वो किसके अंदर फॉर्म हो जाएगा, हार्ड बोनी कैलस के अंदर। एज द बोनी कैलस फॉर्मेशन, जैसे ही बोनी कैलस की फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है, प्रोग्रेसेस इट इज रिप्लेस्ड विद द बोन, ठीक है। अब जैसे ही कैलस की फॉर्मेशन हुई, ठीक है, स्पंज जीता, देन उसके बाद हार्ड किया गया कैल्सीफाइड के थ्रू। जब बोनी कैलस फॉर्म हो गया तो रिप्लेस्ड किया जाएगा विद बोन, बोन के अंदर, ठीक है। द हार्ड कैलस फॉर्मेशन इज इनिशिएटेड, हार्ड कैलस की फॉर्मेशन जो होगी अराउंड 3 वीक्स, ठीक है। अभी MCQ सजेस्ट आ सकता है कि हार्ड कैलस फॉर्मेशन की जो है वो कितने दिनों में जो है वो होता है कंप्लीट, कौन, हार्ड कैलस फॉर्मेशन कितने वीक्स में होता है, तो 3 वीक्स, और 3 वीक्स कितने उसके बराबर होता है, 21 डेज़ के बराबर होता है। इसको भी याद रखिएगा, 21 डेज़ 3 वीक्स के अंदर जो है ये हार्ड कैलस की फॉर्मेशन हो जाती है। MCQ आ सकता है। आफ्टर द फ्रैक्चर एंड कंटिन्यूज फॉर अबाउट 3 मंथ्स, अब फ्रैक्चर के हो गया फ्रैक्चर, इसके बाद जो है वो कंटिन्यू 3 महीने के बाद, ठीक है, 3 मंथ्स के बाद, व्हेन कार्टिलेज बिकम ऑसिफाइड, जैसे ही कार्टिलेजेस जो है वो कैल्सीफाइड ऑसिफाइड, ही एक दोनों को एक ही प्रोसेस है ये, जिसके अंदर जो है वो क्या नाम है, इनको कार्टिलेजेस जो होती हैं, बोन्स होती हैं, इसके ऊपर कैल्शियम जो है वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। कैल्सीफाइड ऑसिफाइड ही एक ही प्रोसेस होते हैं। तो इसके अंदर जो है व्हेन कार्टिलेजेस बिकम ऑसिफाइड, जब कार्टिलेजेस के ऊपर भी जो है वो कैल्शियम की डिपोजिशन हो जाएगी तो इट कंटेन ऑस्टियोब्लास्ट, क्या चीज़ कंटेन करेंगे, ऑस्टियोब्लास्ट भी होंगे, ऑस्टियोक्लास्ट भी होंगे और बोन मैट्रिक्स भी होगा, तीनों चीज़ें होंगी, ऑस्टियोब्लास्ट बिल्डिंग सेल्स, ऑस्टियोक्लास्ट क्लैशिंग सेल्स, बोन क्लैशिंग सेल्स एंड बोन मैट्रिक्स सेल्स, ठीक है। बोन मैट्रिक्स यानी कि बोन का एक मैट्रिक्स बन जाएगा जिसके अंदर फाइबर्स होंगे, कोलेजन्स होंगे, इसके अलावा जो है वो फिब्रोकार्टिलेजेस होंगी और फिब्रोब्लास्ट होंगे हमारे पास, और वेस्क्यूलर एंडोथेलियल सेल्स होंगे, मैक्रोफेजेस, ये सारे जो है वो किसके अंदर कंटेन करते हैं, बोन के मैट्रिक्स के अंदर। हमारे पास है रीमॉडलिंग। अब रीमॉडलिंग इस स्टेज के अंदर क्या होता है, बोन रीमॉडलिंग इज द स्टेज व्हेन ओल्ड टिश्यूज़, ठीक है, ओल्ड टिश्यूज़ जो है वो रिमूव्ड हो जाएंगे एंड रिप्लेस विद वो न्यू वन, ठीक है। रीमॉडलिंग के अंदर क्या होता है, MCQ आ सकता है, ऐसा कौन सा स्टेज है जिसके अंदर पुराने टिश्यूज़ जो है वो रिमूव्ड हो जाते हैं और उसकी जगह न्यू सेल आ जाते हैं, तो वो हमारे पास होता है रीमॉडलिंग। न्यू वंस डेट ज्वाइन बोथ फ्रैक्चर साइड, जो कि दोनों साइड्स को जो है वो जोड़ता है, जहाँ पर ज्वाइनिंग होती है, ज्वाइनिंग किस स्टेज के अंदर होती है, वो होता है रीमॉडलिंग। MCQ में पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा स्टेज है जिसके अंदर दोनों फ्रैक्चर के जो साइड्स है वो ज्वाइंट होते हैं, तो वो होता है रीमॉडलिंग। नॉट द कैलस फॉर्मेशन, नॉट द हीमाटोमा, नॉट द बोनी कैलस फॉर्मेशन स्टेज, ओनली वन रीमॉडलिंग स्टेज के अंदर जो है वो दोनों साइड जो है वो ज्वाइन होते हैं और पुराने सेल रिप्लेस हो जाते हैं न्यू वन सेल से। आगे चलते हैं, रीमॉडलिंग स्टार्ट्स व्हेन द ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स डिटेक्ट द फ्रैक्चर। अब जैसे ही रीमॉडलिंग कब स्टार्ट होती है, जब ऑस्टियोब्लास्ट जो हैं यानी कि बोन को बनाने वाले जो सेल हैं वो डिटेक्ट कर लेते हैं फ्रैक्चर को एंड इंड्यूसेस मोनोसाइट टू फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म अ मल्टी न्यूक्लिएटेड ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स। अब यहाँ पर क्या बात बोली इन्होंने कि ऑस्टियोब्लास्ट सेल जब फ्यूज टुगेदर हो जाते हैं मोनोसाइट्स के साथ तो वो किसकी फॉर्मेशन कर लेते हैं, ऑस्टियोक्लास्ट सेल की। किसकी फॉर्मेशन कर लेते हैं, ऑस्टियोक्लास्ट सेल की। इस बात को याद रखिए, ऑस्टियोब्लास्ट से ही ऑस्टियोक्लास्ट फॉर्मेशन होती है। द ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स हैं मैच्योर्स, वो मैच्योर हो जाएंगे एंड एक्टिवेट टू स्टार्ट रीएब्जॉर्बिंग बोन सेल, और रीएब्जॉर्बिंग करेंगे, रिजॉर्बिंग करेंगे बोन्स की एज द बोन रिजॉर्बिंग प्रोसेस। अब रिजॉर्बिंग प्रोसेस के अंदर क्या होता है, जो ऑस्टियोक्लास्ट सेल क्या होते हैं, क्लैशेस का काम करते हैं। अब ये रिजॉर्बिंग करेंगे बोन्स को, जो अनवांटेड सेल हैं या फिर जो है ओल्ड हो चुके हैं उनको जो है वो रिजॉर्ब करेंगे, उनको जो है वो तोड़ देंगे, ख़त्म कर देंगे। रिमूवल यानी कि इस तरह से कि उसको ऐसी जगह भेज देंगे जहाँ पर से ये बॉडी से पास आउट हो जाए, या उनको बिल्कुल ही जो है वो तोड़ देते हैं।
देन ऑस्टियोब्लास्ट स्टार्ट, अब ऑस्टियोब्लास्ट जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे प्रोड्यूसिंग कोलेजन टू फिल इन द लेक्यूना created by the osteoclast and calcium phosphate being to deposit। अब मैंने आपको बताया था अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर कि एक जो है वो कैविटी होती है कोलेजन टू फिल इन द लेक्यूना। अब ऑस्टियोब्लास्ट जो है वो प्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे, बिल्डिंग सेल्स है ना वो बनाएंगे, कोलेजन बनाना शुरू करेंगे लेक्यूना के अंदर और क्रिएटेड कर देंगे ऑस्टियो बाय द ऑस्टियोक्लास्ट एंड कैल्शियम। किसकी वजह से इन्होंने क्या, किसकी थ्रू जो है इन्होंने कोलेजन का जो है वो उसको फिल किया लेक्यूमना के अंदर, बाय द ऑस्टियोक्लास्ट एंड कैल्शियम फॉस्फेट बीइंग टू डिपॉजिट। अब जैसे ही ये डिपॉजिट हो जाएंगे इनके थ्रू जो है इन्होंने कोलेजन को फिल करवाया लेक्यूना के अंदर। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है ना बाय द ऑस्टियोक्लास्ट एंड कैल्शियम फॉस्फेट बीइंग टू डिपॉजिट, इसके अंदर जो है वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे फॉर्मिंग हाइड्रोक्सीपेटाइट। अब अगर आपको नहीं पता हाइड्रोक्सीपेटाइट क्या है, किस तरह है, तो ये आप पहले जाके जो है मेरा प्रीवियस लेक्चर देखें जिसका नेम है स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स। ठीक है, उसके अंदर मैंने बताया हुआ हाइड्रोक्सीपेटाइट क्या होती है। असल में ये ऑस्टियोन्स जो होते हैं, ये फॉर्मेशन ऑस्टियोन्स जो हमारे पास होते हैं, हर ऑस्टियोन के अंदर जो है वो मेड किससे हुए होते हैं, लैमिला से। बहुत सारे लैमिला से मैंने बताया था, और जिसके अंदर कंसनट्रेटिक लेयर होती हैं, बहुत सारी कंसनट्रेटिक लेयर्स होती है। उसके अंदर ऑर्गेनिक पार्ट होता है, इनऑर्गेनिक पार्ट होता है। ऑर्गेनिक को हम क्या कहते हैं, कोलेजन वाला पार्ट होता है। इनऑर्गेनिक जो पार्ट होता है उसके अंदर होते हैं हाइड्रोक्सीपेटाइड। अब ये ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक की ही, ये लोग इनऑर्गेनिक की ही बात करें जिसके अंदर जो है वो कैल्शियम फॉस्फेट है, तो ये क्या फॉर्मेशन कर लेंगे, हाइड्रोक्सीपेटाइड। द ऑस्टियोब्लास्ट कीप्स प्रोड्यूसिंग, अब जो ऑस्टियोब्लास्ट हैं वो प्रोड्यूस करेंगे न्यू बोनी मटेरियल को एंड टर्न इनटू द ऑस्टियोसाइट, और किसके अंदर चेंज हो जाएंगे, ऑस्टियोसाइट। फाइनली द बोनी कैलस इज देन रिमॉडल्ड हो जाएगा। बोनी कैलस रिमॉडल्ड किस वजह से, और रिमॉडलिंग का मतलब क्या था कि ओल्ड बोन के जो टिश्यूज़ हैं वो रिमूव हो जाएं और न्यू बोन के जो है वो फॉर्म हो जाएं। अब वो किस तरीके से हो रहे थे, किन दो सेल्स की वजह से हो रहे थे, ऑस्टियोक्लास्ट थे एंड नेक्स्ट इज द ऑस्टियोब्लास्ट सेल, ऑस्टियोब्लास्ट के साथ एंड कॉम्पैक्ट बोन इज एडेड। कॉम्पैक्ट बोन फॉर्म हो जाएगी जस्ट लाइक द ओरिजिनल के थ्रू, मतलब ओरिजिनल जैसी बिल्कुल। अनब्रोकन बोन एंड फ्रैक्चर इज हील्ड, और जो अनब्रोकन बोन थी और जो फ्रैक्चर बोन थी वो क्या हो जाएगी, ठीक हो जाएगी, हील्ड हो जाएगी। ठीक है, हीलिंग का प्रोसेस किस तरह से था कि इसके अंदर जो है वो टिश्यूज़ की फॉर्मेशन होती है, न्यू टिश्यूज़ की, जिसको हम कहते हैं ग्रेन्युलेशन टिश्यूज़। ठीक है, वो हील्ड हो जाएंगे, यानी कि दोबारा से जो है वो ठीक हो जाएगा वो फ्रैक्चर। दिस रीमॉडलिंग कैन टेक मैनी मंथ्स। अब ये रीमॉडलिंग कितने मंथ्स लेती है, बहुत सारे मंथ्स लेती है, मैनी मंथ्स। द बोन मे रिमेन अनइवन फॉर ईयर्स। ठीक है, जो बोन है वो क्या रहती है, रिमेन ऐसी ही रहती है, अनइवन फॉर द ईयर, बहुत सालों तक जो है वो सेम ऐसी ही रहती है। देन इसके बाद जो है हम अपने इसकी जो है वो डायग्राम को जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हैं क्या है, बोन जो है वो ब्रेक हुई दिखाई है। देन फर्स्ट के अंदर हमारी जो बोन्स है उसमें क्या हुआ था कि पहले तो लॉस हो रहा था ब्लड। अब उस लॉस को बचाने के लिए जो है वो हमारे क्लॉटिंग फैक्टर जो है वो एक्टिवेट हो जाते हैं। देन इसके बाद जो है ये एक्टिवेट होने के बाद जो है हीमाटोमा की फॉर्मेशन कर लेते हैं, जो कि असल में ब्लड क्लॉटिंग जो है वो मास होता है, ब्लड क्लॉटिंग मास होता है, उसको हम क्या कहते हैं, हीमाटोमा। देन सेकंड स्टेज के अंदर जो है, फर्स्ट स्टेज में इसी तरह लॉस हो रहा था लेकिन उसको जो है वो क्लॉट कर दिया गया था थ्रू दी जो है वो हमारे पास जो क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं, उससे जो है वो हमारे पास एक चीज़ फॉर्म होती है जिसको हम कह रहे थे हीमाटोमा। देन सेकेंड स्टेज के अंदर हमारे पास और इसी स्टेज के अंदर जो है वो इम्यून सिस्टम भी एक्टिवेट होता है हीमाटोमा स्टेज के अंदर। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है, एमसीक्यूज़ में बहुत पूछी जा सकती है कि किस स्टेज के अंदर जो है वो इम्यून सिस्टम जो है वो एक्टिवेट हुआ था। सेकेंड स्टेज के अंदर जो है वो क्या चीज़ फॉर्म होती है, मेन पॉइंट क्या है कि इसके अंदर न्यू ब्लड वेसल्स की फॉर्मेशन होगी। किस तरह होगी, कैलस बनेगा, स्पंजी कैलस बनेगा, उसके अंदर क्या क्या होगा, किस तरीके से जो है ये होगा। थर्ड स्टेज जो हमारे पास आता है बोनी कैलस। अब यहाँ पर जो है वो बोनी हो जाता है, वो किस तरह से बोनी जो है वो कैलस कन्वर्ट हो जाता है हार्ट के अंदर, क्यों क्या किया जाता है, यहाँ पर कैल्सीफाइड किया जाता है। मेन प्रोसेस है कि किसके थ्रू बोनी कैलस, किसके थ्रू, स्पंजी कैलस बोनी कैलस के अंदर जो है वो फॉर्म हो जाता है।
तो वो किसकी वजह से, कैल्सीफाइड के थ्रू, किसकी वजह से, कैल्सीफाइड। तो थर्ड स्टेज के अंदर यही है कि किस तरीके से, और इसको ठीक होने में कितने मंथ लगते हैं, 3 मंथ्स। कितने, 3 मंथ्स 21 डेज़ बोनी कैलस फॉर्मेशन के अंदर लगते हैं। मॉडलिंग कह रहे थे, रीमॉडलिंग के अंदर जो है वो ओल्ड सेल्स जो होते हैं वो जो है वो रिप्लेस हो जाते हैं या रिमूव हो जाते हैं, किसमें, ओ न्यू वंस के अंदर। हो हमारी पूरी बोन जो है वो फॉर्म्ड हो जाएगी। इसके आप इसको अच्छे से जो है वो बुक से रीड किया करिएगा, ताकि आपको अच्छे से जो है ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है, इसके सारे स्टेज को जो है वो अपने जहन में रखना। हो सकता है इससे MCQs आ जाए, बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। डिटेल्ड है स्ट्रक्चर, ठीक है। बोन का जो है फॉर्मेशन जो है ये बहुत, फ्रैक्चर जो है वो बोन का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हो सकता है ये MCQs में इसमें से एक आता है, MCQs आ जाए आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स के अंदर इंटर के। सो आपको अच्छे से रीड करनी है अपनी बुक। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।